हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। कुछ बातें जो मैं बता दूं कि इस सीरीज के क्वेश्चंस, यानी कि ये पहला लेक्चर है, फार्माकोलॉजी का है। इसी तरह हर सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करेंगे और पर सब्जेक्ट मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर जो आपको यहां पर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और ज्यादा कोशिश करूंगा तो ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे अगर बच्चे मेरे को और थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, मतलब पेपर आ जाए मेरे पास। जो पेपर है वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर रहेगा क्या, सबसे पहले जो बच्चों का अभी तक ये था कि सर चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। देखो चैप्टर वाइज वेटेज ऐसा कहीं कोई लिख के नहीं आया जो हमारा पीसीआई का सिलेबस है कि किस में से क्या आएगा, बट 5 पेपर्स जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आप लोगों से 1 बाय 1, उसमें हम एक चैप्टर वाइज वेटेज निकाल के दूंगा मैं आप लोगों को कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चैप्टर्स ज्यादा नंबर वाले हैं, ठीक है। बताऊंगा उसके बारे में। फिर यहां पर एक ये बड़ा सवाल है आज भी बच्चों के पास रहता है कि सर आंसर कैसे लिखना है। सर 3 नंबर का पेपर है, और सॉरी 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना पेज भर दे 4 नंबर का। बेटा फार्माकोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पेज भरने की जरूरत ही नहीं है। इवन किसी भी पेपर में आपको पेज भरने की जरूरत नहीं है, पेज भरना ही नहीं है। 3 नंबर का कोई ऐसा, कई ऐसे सारे क्वेश्चन है 3 नंबर का सवाल हो 3 लाइन में ही खत्म होगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। कैसे देखेंगे अभी जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पेपर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, ये बेटा आपकी यूनिवर्सिटी या जो स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा क्या वहां पर हिंदी अलाउड है। अगर हिंदी अलाउड है तो आप पेपर को बिल्कुल हिंदी में लिखिए। एक भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदी में लिखने से मार्क्स कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी में लिखने से मार्क्स क्यों कम मिलते हैं, उसका रीजन ये है कि आप हिंदी ना अपनी नॉर्मल जो बोलचाल वाली भाषा है वो लिखते हो। देखो जो साइंस की हिंदी होती है, जैसे कि सेल के लिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है खास, है ना, कोशिका है, उत्तक है, मतलब खास खास टर्म्स इस्तेमाल होते हैं साइंस वाले। अगर आप उनको लेकर के बाकायदा आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल परेशान ना हो। एमसीक्यू कैसे सॉल्व हो सर, एमसीक्यू सॉल्व होने में दिक्कत आती है। तो बेटा देखो, अगर आप चाहते हो एमसीक्यू, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप, हाँ ऐसा हो जाता है लक बाय चांस, कुछ लोगों का रहता है कि 100 एमसीक्यू लगा के गए, उसमें से 10 12 15 फंस गए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आप चाहते हैं कि 100% एमसीक्यू सॉल्व हो, तो एमसीक्यू के लिए बेटा आपको डिटेल जाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ यहां पर आपको एमसीक्यू के लिए मैं ट्रिक बता सकता हूं कि यहां पर क्या रहेगा, इतना पढ़ लोगे तो आपके 15 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या रहेगी वो ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बात क्लियर होगी। यहां डिटेल जाना पड़ेगा, बिना डिटेल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू इंटरनली पूछे जाते हैं और दिक्कत आती है बच्चों को। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के जा रहे हो तो पास तो हो जाते हो, बट एमसीक्यू करने में दिक्कत आती है। अब एक सवाल कि जो यहां पर मैं पैटर्न या जो भी कुछ डिस्कस करूंगा, तो बच्चे फोन करते हैं सर हमारे स्टेट का। आप आंख बंद करके इसको फॉलो कीजिएगा। ये जो 5 पेपर मैं डिस्कस कर दूंगा, लास्ट मोमेंट पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो यही 5 पेपर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके जाए, ठीक है ना। ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, क्योंकि पीसीआई पूरी इंडिया के लिए है, हर स्टेट और हर यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेबल होगा। यही नियम, यही रूल, और यहां जो क्वेश्चन करा दूंगा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन रहेंगे सारे आपके, ठीक है। तो अगर लास्ट मोमेंट में कोई बच्चे वीडियो देख रहा है, 5-6 जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो वो इतने पे फोकस करके जाए, इजीली पास हो जाओगे, जितनी चीजें मैं यहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलें आगे। ओके, ये जो पेपर रहेगा इसकी जो पीडीएफ रहेगी बेटा, वो इस बार आपको उस पे नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है माइंड नर्चर, वहां जाना पड़ेगा। वहां पर मैं इसकी पूरी जो सीरीज रहेगी उसको अपलोड करूंगा। ये तो यहां पर रहेगी, मतलब वीडियो और पीडीएफ वगैरह सारी अपलोड रहेगी। कोई क्वेरी या डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। बाद बाकी पूरे ऐप के बारे में सारी, मतलब हमारा एप्लीकेशन है माइंड नर्चर के नाम से, आप वहां जाकर के पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेक्चर नोट्स वगैरह, लाइव क्लास वगैरह जो है करके, ठीक है। क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज भी ब्रेक करके हर क्या कहते हैं चैप्टर के एंड में अपलोड किया हुआ है। वो एक बार आप ऐप पर विजिट करें, ऐप पर जाएं और देखें, कुछ चीजें वहां पे स्टार्टिंग का कंटेंट फ्री है, उसको ओपन करें, देखें वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है, ठीक है। 1100 का कोर्स है मात्र, और कोई डाउट वगैरह है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, अब ये पेपर है, ये 2022-23 का पेपर है जो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा ये ब्लर है, इसको मैंने क्लियर करके इसके अंदर से सारे क्वेश्चन अलग से निकाल लिए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंसी एंड एफिकेसी। दूसरा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग एब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है, ये मैंने यहां से निकाल के अपना अलग टाइप करके, ठीक है, ये पूरा पेपर है और इसको अलग टाइप करके मैं यहां पर लेकर के आया हूं इस टाइप से, ठीक है ना, ताकि उसको एक एक क्वेश्चन उसका आंसर हम अलग से डिस्कस कर सके। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं वेटेज की। तो यहां पर आप लोग देखेंगे हर क्वेश्चन के साथ में मैंने वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है वो मैंने यहां पर मार्क कर दिया है। ठीक है, और आप लोगों की सहूलियत के लिए उसको अलग से पहले ही निकाल दिया है कि चैप्टर 1 से 15 मार्क्स का आ रखा है, मतलब सारा 1 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब मिला करके। चैप्टर 2 से 11 मार्क्स का है। अगर हम बात करें मोटा मोटा तो चैप्टर 1, देन चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 12, ये 4 क्या कहते हैं चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपका 40+ मार्क्स का चला जाता है। 40 से ऊपर नंबर आप इन 4 चैप्टर को पढ़ के भी गेन कर सकते हो, लेकिन बड़े चैप्टर है और अच्छे चैप्टर है। देखो टोटल 88 मार्क्स क्यों बोला मैंने, टोटल 88 इसलिए है कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा आता है जो कि ऑप्शन में छोड़ना पड़ता है, एक 5 नंबर वाले में एक्स्ट्रा होता है, तो 5 और 3 8। ये वीडियो थोड़ा सा स्लो रहेगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं ताकि हर एक चीज आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। फिर उसके बाद से जो आगे से लेक्चर अपलोड होंगे वो फटाफट रहेंगे, केवल वेटेज बता दूंगा और सीधा सीधा हम लोग डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजों के फिर से हम बात करते हैं। जो सवाल है सब, कुछ बच्चा कहता है कि सर हम कितना पढ़ लें, तो मैं हमेशा कहता हूं 50% पढ़ के जाओ। उस 50% में भी 13 चैप्टर है, 11 से और 13 से बिल्कुल क्वेश्चन ही नहीं आए हैं। पहले वाले उसमें आए हैं, बाद में कुछ एक आध आए हैं, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी उसकी। तो फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ और 12th, इवन जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब सिलेबस चेंज हुआ तब एक वीडियो अपलोड किया था कि इतना पढ़ लो पास हो जाओगे, उसमें ही मैंने इन 4 चैप्टर का जिक्र किया था। ठीक है, ये 4 चैप्टर, ये इससे 2 चैप्टर कोई और पढ़ लो तो बहुत इजीली पास हो जाओगे। एक तरीका तो ये है, लेकिन हाँ अगर आप इतना ही पढ़ के जाते हो, ये देखो फिर बता रहा हूं मैं, जब मैं बोलता हूं, जब भी मैं बोलूंगा कि पास हो जाओगे, तो ये उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी वजह से स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाए हैं। मैं कतई नहीं कह रहा कि जस्ट पास हो, मैं चाहता हूं कि आपका अच्छा स्कोर आए, 90, 95, 98, ठीक है, 100% इवन। उसके लिए डिटेल पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी यहां पे एक जिक्र करता हुआ चलता हूं मैं, ठीक है, कि पास होने के लिए आप इतना कर सकते हो या फिर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो ये रिस्क है, जब पास होने वाली बात होती है ना तो उसमें थोड़ा सा सॉलिड पढ़ना पड़ता है। 4 चैप्टर आपने ये पढ़ लिए, और अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ इस तरह से ना करना पड़े, तो बेटा जितना भी चैप्टर में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन है, देखो मैंने स्पेशली इस चीज को, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन को फार्माकोलॉजी में स्पेशली मेंशन किया था जब मैंने अपना वीडियो बनाया था, क्या कि आप इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ही अगर आप पढ़ लेते हो तो उससे कितने मार्क्स का आएगा, तो मैंने इसमें यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात ना करूं मैं तो वो बताता भी चलूंगा मैं, तो डेफिनेशन कम से कम 20 से 25 मार्क्स की है। यहां पे डायरेक्ट जो डेफिनेशन पूछी गई है वो आपकी 15 मार्क्स की है, और क्लासिफिकेशन से जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो 36 मार्क्स के हैं। बहुत इजीली पास हो गए। तो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, और एक चीज बता दूं मैं, एमसीक्यू जो रहेगा आपका, मैं अभी आपको बकायदा दिखाऊंगा, एमसीक्यू वो आपका कम से कम 12 से 15 या 18 कह लो, 12 से 15 लेके चलते हैं, 12 एक मोटा मोटा 15 ले लेते हैं, 15 क्वेश्चन मान के चलो कि आपका क्लासिफिकेशन से ही आएगा फार्माकोलॉजी में, और कहीं से नहीं आएगा। तो क्लासिफिकेशन मस्ट है, क्लासिफिकेशन मस्ट है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी की। और फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आगे जाके एग्जाम करके तैयारी करना चाह रहे हैं फार्मासिस्ट वगैरह की, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए बाद में कभी देखेंगे, एक अलग से लेक्चर बना देंगे ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। तो बात क्लियर आ रही है, समझ में आ रही है। ये टिप अगर आप बच्चे के साथ एग्जाम टिप, तो एग्जाम टिप में यही है आपके लिए, फार्माकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पढ़ डालिए तो पास हो जाएंगे। ये तरीका नहीं अपनाना है जो पास होना चाहते हैं सिर्फ, ठीक है, और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं वो बेटा पूरा पढ़े, डिटेल में पढ़े। और ये 4 चैप्टर जो मैंने मार्क किए हुए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं।
तो पेपर डिफरेंट का 80 मार्क्स का होता है, हमारे पास 3 घंटे का होता है, ये सारी चीजें। अच्छा, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कोई चॉइस नहीं होती है, 20 क्वेश्चन आते हैं। और बच्चा एक और चीज से कंफ्यूज रहता है, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव, वो बेटा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, डेफिनेशन, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से आ रहा है। कहीं पर पूरा ही एमसीक्यू दे दिया गया है, कहीं पे मिक्स दे रहे हैं, एमसीक्यू भी दे रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रहे हैं, इवन 1 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछ ले रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, चले तो चैप्टर नंबर 1 से हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंसी एंड एफिकेसी। ठीक है, पोटेंसी और एफिकेसी। पोटेंसी से नॉर्मल वर्ड समझ में आ रहा है, पोटेंशियल मतलब कितनी क्षमता है किसी दवाई की, और एफिकेसी मतलब कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो मोटा मोटा दिमाग में अगर आप लोगों ने पढ़ रखा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन लेके चले, खैर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं। तो पोटेंसी का मतलब क्या हो गया, कितनी क्षमता है। क्षमता से क्या मतलब आएगा कि वो कितना इफेक्ट दे सकता है। तो मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट, कितनी क्षमता है। ठीक है, और एफिकेसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, एक मैक्सिमम इफेक्ट वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अ ड्रग कैन बी मोर पोटेंट बट लेस एफिकेशियस। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटे से अमाउंट में ही इफेक्ट आ रहा है बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो हमारा 2, पोटेंसी रेफर टू मिनिमम इफेक्टिव डोज ऑफ अ ड्रग, किसी दवाई की मिनिमम डोज कितनी चाहिए हमें इफेक्ट लाने के लिए, व्हाइल एफिकेसी रेफर्स टू द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, ड्रग का एक मैक्सिमम इफेक्ट कितना हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, Which of the following is factor that can affect the drug absorption? तो factor affecting drug absorption, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये मान सकते हैं हम लोग कि अगर टीचर ने पढ़ाया है, आपने समझा हुआ है, तो ये वर्ड आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि डायरेक्ट हेडिंग में नहीं है हमारे सिलेबस की। बात समझते हैं ना। सिलेबस बेटा मैं फिर बता दूं, मैं सिलेबस को देखो अब दिखाना भूल गया, जो पीसीआई वाला जो सिलेबस है ना, मैं उसकी बात करता हूं मैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हम सबको पता है डोजेस फॉर्म, लिक्विड है, सॉलिड है, किस उस पर फर्क पड़ता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवाई खा रहे हो कि इंजेक्शन लगा रहे हो, फर्क पड़ेगा। पीएच क्या है ड्रग का, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए आंसर क्या आ गया, ऑल द अबव आ गया। Which of the following is not the one of the 4 phases of pharmacokinetic? फार्माकोकाइनेटिक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और एफिकेसी। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, ADME है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, एफिकेसी नहीं होता है। तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एफिकेसी नहीं आती, एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता है किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। बट जो प्राइमरी मेन की बात करें तो हम सबको पता है लीवर है, मेटाबॉलिज्म, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा वैसा था, लेकिन पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन ये अगर आपने पढ़ा है या आपने जिस टीचर से पढ़ रखा है, ये नॉर्मल डिस्कस किया ही होगा टीचर ने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिस्कस ना किया हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लेक्चर लिए हैं यूट्यूब पर, मुझे पता है। ठीक है, लाइव क्लास में लेक्चर लेता हूं, मुझे पता है। ये नॉर्मल ये टॉपिक ऐसा है मेटाबॉलिज्म वाले और कौन सा ऑर्गन करता है, ये डिस्कस होता ही होता है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? अब यहां पर ये क्वेश्चन आया चैप्टर नंबर 2 से। अब देखो बेटा, चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास बहुत सारे है ना, क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, बहुत सारे ड्रग्स हैं। उसमें लोकल एनेस्थेटिक की अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है, देखो जितना भी मैंने कहा ना एमसीक्यू आएगा वो किससे आएगा, क्लासिफिकेशन से आएगा। किससे आएगा? तो अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप आंसर कर ले जाओगे इसका। और क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन में जो एमसीक्यू में आते हैं इस टाइप से, आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता, नहीं तो फिर आप दाएं बाएं झांकेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई इसका आंसर पता चल जाए। अगर मेरे को पता है कि हाँ लोकल एनेस्थेटिक में लिडोकेन आता है तो आप फटाक से टिक मार देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं पता है। क्लासिफिकेशन में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आप यहाँ तुक्का लग जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच आर फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स? अगेन क्लासिफिकेशन आती है आपको तो आप कर ले जाओगे। एपिनेफ्रिन, ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर आपको सिम्पैथोमिमेटिक के अंदर एपिनेफ्रिन नहीं याद है, बाकायदा मैंने टिक करवाया था क्लासिफिकेशन कराते वक्त कि ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें लिडोकेन भी टिक करा रखा था मैंने।
तो फिर दिक्कत है। तो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और एपिनेफ्रिन का जिक्र ना हो तो फिर बेकार है, ठीक है। और साथ में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो उसकी तो आप देख लीजिएगा उसको। विच क्लास ऑफ ड्रग एक्ट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अगेन मैंने क्या कहा, क्लासिफिकेशन। ड्रग्स पूछ रहा है वो लगातार क्या पूछ रहा है, ड्रग्स पूछ रहा है कि कौन सी ड्रग्स कौन किसके अंदर आ रही है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो अगेन यहां पर आ गया सिंपैथोमिमेटिक, ठीक है। ये एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन को क्या करते हैं, मिमिक करते हैं सिंपैथोमिमेटिक। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि अगर आप गौर से देखें तो जो हमारी उसकी हेडिंग है सिंपैथोमिमेटिक, ठीक है, और एक क्या था ऊपर से लोकल एनेस्थेटिक, ये इनकी आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पता होगी तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर कर ले जाएंगे। कौन से दवा ग्लूकोमा को ट्रीट करने में इस्तेमाल होती है, तो अगेन ग्लूकोमा के क्लासिफिकेशन आपको पता है, उसके अंदर मौजूद ड्रग्स पता है तो आप कर ले जाओगे। तो क्या आ जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैंने उसका मैकेनिज्म लिख दिया है कि एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को क्या करता है, बढ़ा देता है। जब अंदर से ह्यूमर का फ्लो बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है और ग्लूकोमा में हेल्प मिलती है। हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल होती है। अब अगर क्लासिफिकेशन आपको आती है, ठीक है, जो हार्ट के कैटेगरी के अंदर है तो आप कर ले जाओगे। तो लिसिनोप्रिल आ गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायूरेटिक। अब अगर आपको अगेन वही क्लासिफिकेशन आती है तो कर ले जाओगे। डायूरेटिक के अंदर कौन कौन से ड्रग है क्लासिफिकेशन के अंदर, एग्जांपल्स होते हैं अपने, तो स्पाइरोनोलैक्टोन। अब ये बड़ा कॉमन है, स्पाइरोनोलैक्टोन पता होना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक है। अगेन आपको अगर क्लासिफिकेशन पता है हाइपरटेंशन की तो आप यहां पर क्या करोगे, टिक कर ले जाओगे। वारफेरिन, लोसार्टन, एस्प्रिन, प्रेडनिसोलोन। अब यहां पर प्रेडनिसोन और वारफेरिन तो हट ही जाएंगे एक तरह से, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है। चलो वो आइडिया की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। जितने ज्यादा आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आएंगे तो आप कई बार ऐसा भी होगा कि अरे यार ये तो क्लॉट वाले में आता है, ये हमारा स्टेरॉइड वाले में आता है, ये तो नहीं होगा, एस्प्रिन हमारा उसमें आता है खून को पतला करने में। तो आप कई बार ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे, यार लोसार्टन इसका आंसर है, ठीक है, अगर आपको सारी क्लासिफिकेशन याद होंगी। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन। अब बेंजोडाइजिपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, जिन लोगों ने लाइव क्लास अटेंड कर रखी है मेरी और उसमें के जो नोट्स भी अगर पढ़ रखे हैं तो बेंजोडाइजिपिन का मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म कई जगह पूछ लेते हैं, 2-3 नंबर का पूछा जा रहा है तो एक लाइन का मैकेनिज्म, ठीक है ना। और उसका एक ही है क्या, ये गाबार्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देता है ब्रेन के अंदर, सिंपल सा। ये आपको मैं बता दूं, गाबा का मैकेनिज्म याद भी कर लो, एक लाइन का ही बस मैकेनिज्म। भाई इसमें कुछ क्वेश्चन है मैकेनिज्म के जो कि मैं सॉल्व करके दिखा रखे आपको लोगों को। उसमें आपको एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म याद नहीं करना है, आपको 1 या 2 लाइन का एक लाइन का सिंगल मैकेनिज्म याद कर लेना है, ठीक है। जो कि लाइव क्लास के दौरान जो वीडियोस या पीडीएफ जो मैं अपलोड कर रहा हूं एक नए फॉर्मेट के अंदर, उसमें आपको पूरा मैकेनिज्म भी अपलोड करके दे रहा हूं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट अनीमिया। अब अनीमिया के लिए एरिथ्रोपोइटिन आ गया यहां पे हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लड क्लॉट को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ब्लड क्लॉट वाला पीछे जो था वारफेरिन वो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरीके से है ना, सिर्फ क्लासिफिकेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये किसके ऊपर क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन के ऊपर। कौन सा इनमें से एंटा एसिड है। अब ये तो बड़ा ही कॉमन सा है। अब देखो बच्चा यहां कंफ्यूज कर जाता है, एंटा एसिड, ठीक है। अब बच्चा तुरंत ओमेप्राजोल को पहला देखता है, टिक मार देता है, ठीक। तो ओमेप्राजोल बेटा पीपीआई है, ठीक है ना। तो एंटा एसिड की बात की जाएगी तो यहां पर आंसर आएगा दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये यहां पे ओमेप्राजोल से बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। ये न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये आ गया प्रोटोन पंप इनहिबिटर, यहां पर आ गया इसका आंसर ओमेप्राजोल। तो ये थोड़ा सा याद रखना, समझना आपको। ये दोनों आप लोग कह सकता है बच्चा कि अरे ये भी तो एंटा एसिड है, एसिड को दूर करता है, लेकिन नहीं, ठीक है। तो हो एक कॉमन वे में कह सकते हैं, बट हम एंटा एसिड यानी कि एसिड को जो न्यूट्रलाइज कर रहा है उसके टर्म में एंटा एसिड का यूज करते हैं हम लोग। ये पेप्टिक अल्सर जो अल्सर्स के लिए स्पेशली ड्रग्स है उस कैटेगरी में हम इसको यूज करते हैं। और थोड़ा सा बहुत बारीक लाइन का डिफरेंस है, वो समझना होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में कौन आते हैं, लैक्सेटिव वगैरह, बिसाकोडिल वगैरह, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारा किससे क्वेश्चन आ रखा है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंसिलिन, इनमें से कौन पेंसिलिन नहीं है? जिसको पेंसिलिन की क्लासिफिकेशन पता है वो कर ले जाएगा। अमोक्सिलिन, मेथिसिलिन, सेफ्ट्राइजोन, पेंसिलिन जी। तो सिलिन से भी अगर कॉमन लगा लोगे, सिलिन जिसने अगर याद किया होगा कि ये सारे तो पेंसिलिन है, ये वाला पेंसिलिन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो, अच्छा ये मैंने आगे चैप्टर दे रखा है, किस चैप्टर से वो आप लोग देख लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो ग्लाइकोसाइड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए कौन सा अमीनो ग्लाइकोसाइड यूज होता है? अब आपको भले कैटेगरी में अमीनो ग्लाइकोसाइड दे रखा है, याद हो तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेप्टोमाइसिन। जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे इसकी तो वहां पर चीजें आपको और बेटर क्लियर हो जाएंगी। फिर से कह रहा हूं मैं, जो क्वेश्चन आ गए हैं मैं अभी 5 पेपर डिस्कस करूंगा बारी बारी से, उनको तो पक्का पढ़ के जाइएगा, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़ के जाइएगा। और जो चैप्टर मैंने यहाँ पे टिक हो गए हैं अब इंपॉर्टेंट वाले, उसके अंदर के सारे क्लासिफिकेशन कायदे से पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि यहां पर क्या साइड इफेक्ट बोल रहा है, ये थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बीटा-2 एगोनिस्ट का साइड इफेक्ट क्या है? ये क्वेश्चन नॉर्मली शायद बच्चा ना सॉल्व कर पाए, और आप लोग चक्कर में मत पड़ जाना कि हर किसी के साइड इफेक्ट पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। ये अब एक तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेट है, जब हम बीटा-2 एगोनिस्ट जो हमारे ड्रग्स हैं उसके जब कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो वहां पर टीचर आपको, ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ इसको लोगे तो टैकीकार्डिया हो सकता है, तो हार्ट की अगर प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो ये इनडायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट साइड इफेक्ट हमारे कोर्स में नहीं टॉपिक डाला गया है, बट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब आप पढ़ते हो डिटेल में थोड़ा सा, तो उसके हिसाब से आंसर निकल सकता है। अदरवाइज मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत दे देगा, बहुत ही बच्चा कोई तुक्का लगा दे अलग बात है, वरना दिक्कत आएगी। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा मान सकते हैं, 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। एक वो मैकेनिज्म वाला था, मैकेनिज्म भी बेटा उसको नहीं मान सकते, क्योंकि नॉर्मल है, जब हम पढ़ाते हैं तो बेंजोडाइजेपिन को नॉर्मल बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा कर देता है, एक ऐसा ट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मूड को बढ़ाता है, उसको ये बढ़ा देता है। तो इस तरह से नॉर्मल सी जब पढ़ते हैं तो नॉर्मल ये डिस्कशन होती है चीजें। ये एक क्वेश्चन इकलौता ऐसा है जहां हम डायरेक्ट, क्योंकि बीटा-2 एगोनिस्ट करके साइड इफेक्ट पूछ लिया है, तो यही एक क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं कि गलत होना चाहिए बच्चों का, अदरवाइज 19 के 19 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे पीछे वाले। बात समझ में आ रही है जो बच्चे डिटेल पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्लियर है? तो क्या सीखा यहां से? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या सीख लिया? क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आप लोग समझोगे, करते हैं उसको। ओके, तो यहां तक एक चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्या? कि क्लासिफिकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप केवल क्लासिफिकेशन भी पढ़ के चले जाते हैं तो जो बच्चे पास होने का सोच रहे हो पास तो हो जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है ना, और इवन बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे आते हैं, हमारे पास 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, राइट ए नोट ऑन पेंसिलिन। एक टॉपिक दे दिया, उस पर नोट लिखने के लिए दे दिया। अब इसमें आप लोग क्या करोगे? तो देखो मैंने यहां पे इसीलिए आंसर साथ में दे रखे हैं आप लोगों को, कि अब यहां पर ये जो नोट टाइप का क्वेश्चन आता है ना, यहां पर आप ये मान के चलो कि आपको जो डेफिनेशन जैसे ही आप एक देते हैं, क्या देते हैं? डेफिनेशन, ये आपको 1 मार्क्स दे देगी। क्या समझे? नोट वाले क्वेश्चन में जैसे ही आप डेफिनेशन लिखते हैं आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद जैसे ही आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन, आपको 2 मार्क्स मिल गए। और ये कहीं ना कहीं आपका जो है क्या कहते हैं, क्लोज हो गया क्वेश्चन डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन में। बट क्योंकि यहां पर स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है, कई बार कुछ टीचर्स या थोड़ा सा अलग रहता है करके, तो इसके अलावा अगर आप कुछ और चीज देना चाहते हैं तो आप इंडिकेशन, डोज छोड़ दीजिएगा, डोज की इतना वो नहीं है, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है ना, इसके अब जैसे ज्यादा नहीं, 2 दे दिए इसमें, 2 दे दिए इसमें, इनफ। 3 नंबर के हिसाब से इतना पार्ट आपको मोर देन इनफ हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें ज्यादा आपको। बात समझ में आई? तो जितने भी राइट अ नोट टाइप के क्वेश्चन है, डिस्कस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें अगेन डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स दिलवा देगी। चीजें आसान हुई।
ठीक है। देन क्लासिफिकेशन डेफिनेशन याद हो रखा है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो पेनिसिलिन को आप डिफाइन कर देंगे कि भैया ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, डेराइव्ड होते हैं पेनिसिलिन फंजाई से, जो भी आपने डेफिनेशन इसकी याद कर रखी है जिस हिसाब से भी, ठीक है ना। और ये बैक्टीरियल सेल वॉल, देखो ये इसका मैकेनिज्म भी आ गया, जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोक देता है, बैक्टीरियल लाइसिस टूट जाता है, खास करके जो हमारे ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए खासकर काम करता है ये। देन क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में बेटा देखो यहां पर इसका कोई वो नहीं है, आपका ट्रिक, तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। इसका बस एक ही तरीका ये है, जब भी आप याद करें, अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? एक नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और बीटा लैक्टम, आपने 3 दे दिए। अब सेमी सिंथेटिक के अंदर आप डायरेक्ट एग्जांपल दे दो 1 और 2, अगर ज्यादा बड़ा याद नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको, जैसे अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ था कि बताओ इसमें से कौन सा पेनिसिलिन है, तो उसमें मेथिसिलिन था, एम्पिसिलिन था, अमोक्सिसिलिन था। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल याद नहीं होंगे तो फिर एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। क्लासिफिकेशन से आ रहा है सारा कुछ, बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए कोशिश कीजिए एटलीस्ट, जैसे नेचुरल हो गया, ये हो गया, आप सिंथेटिक के अंदर एसिड रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ये पार्ट लर्निंग है, इसमें कोई टीचर या कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको खुद से ही 1 बार 2 बार 3 बार और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आपने नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, बीटा लैक्टम ऐसे पढ़ा, फिर सेमी सिंथेटिक को डिवाइड किया, धीरे धीरे करके याद करना है, ठीक है, तभी आपको याद होगा। आप डोज, जैसे मैंने कहा कि 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का है, मैंने इसके हिसाब से उसको कंप्लीट कर दिया कि जो जो हमारे सिलेबस में हेडिंग्स हैं, क्या क्या हेडिंग है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, डोज है तो आप किसी भी, कोई भी 1 या 2 की डोज लिख सकते हैं, अदरवाइज इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन 1 1 2 दे के टॉपिक खत्म। अब आप लोग बताओ 3 मार्क्स के हिसाब से इसमें 3 पेज में भरने वाला क्या है ही नहीं कुछ, तो ये दिमाग से निकाल दो कि 3 नंबर का है या 5 नंबर का है। अगर एक बार में इसको 5 नंबर का ही मान लें तो ये जो डेफिनेशन क्लासिफिकेशन आपका आधे पेज में खत्म हो जाएगा, ये नंबर पूरे मिलेंगे, गारंटी है, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ओरल रूट का एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने हर एक रूट के पढ़ रखे होंगे, यहां पे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन शुरुआत किससे करोगे? डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपको तब भी देनी है, चाहे भले डायरेक्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रखा कि भाई ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं आई कैचिंग है, या एक टीचर के ऊपर इंप्रेशन है कि आपको उसके बारे में पता है, ठीक है। रूट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू द माउथ फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन, मुंह से दिया जाता है जिससे कि स्टमक और इंटेस्टाइन से हमारी दवा एब्जॉर्ब हो जाए। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, और किसी बच्चे ने नहीं पढ़े, जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे देख रहा है उसके लिए है, भाई हम खुद ले सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रेंड इंसान की जरूरत नहीं है कि जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए ट्रेंड इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। पेन वगैरह नहीं होता है, इन्फेक्शन का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। सस्ता होता है, गोलियां सस्ती होती है इंजेक्शन के मुकाबले में। और जो क्रोनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, लंबे समय तक इलाज चलने वाला है जिसका, उसमें हम खुद ले लेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा, बार बार इंजेक्शन वगैरह लगाने में दिक्कत आएगी। क्या डिसएडवांटेज है? स्लो ऑनसेट है, धीमा धीमा स्टार्ट होता है, आधे घंटे में, पौन घंटे में जाके असर आता है, कोई इमरजेंसी है तो काम नहीं करेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजरना पड़ता है तो दवाई हमारी काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट, जिसको पेशेंट को बार बार वॉमिट हो रहा है, खाते उल्टी कर दे रहा है, या अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको हम नहीं दे सकते हैं। ड्रग का डिस्ट्रक्शन होता है जीआईटी में, पेट के अंदर जो हमारा एसिडिक माहौल होता है, पीएच होता है, वो बहुत सी दवाइयों को खराब कर देता है, उसका जो एपीआई होता है। अब बेटा देखो, मैं बोल रहा हूँ एपीआई, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अब ये इसको मैं एक यहाँ डिटेल नहीं कर सकता वरना बहुत लेंथी हो जाएगा ये। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वर्ड ये आ रखे हैं और आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं, तो मेरी स्ट्रिक्ट हिदायत है, कोई जो मैं पीवाई को डिस्कस कर रहा हूं उसके अंदर कोई टर्म अगर आ गया है और आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो और वो चीज आपको नहीं आ रही है, जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनको पता है क्या है, और जो लास्ट, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रक्शन इन जीआईटी, जीआईटी में कैसे हमारे पेट के अंदर दवाइयां कैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, भाई हम खा रहे हैं फिर वो डिस्ट्रॉय कैसे हो जा रही है, ये आपको समझना है, ठीक है।
कई बार फूड ड्रग इंस्ट्रक्शन हो जाता है, फूड और जो खाना खा रखा है और जो दवाई खाई है वो आपस में इंटरेक्ट कर जाती है। कई बार फैटी चीज खा रखी है तो दवा फैटी चीज से मिल करके एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, वो पॉटी के रास्ते निकल जाती है, तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होती है। गैस्ट्रिक इरिटेशन, कई बार जलन वगैरह हो जाती है, जी मिचलाता है, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। अब व्हाट इज ग्लूकोमा, देखो आ गया डेफिनेशन, 1 नंबर खत्म। और ड्रग यूज, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, ये 2 नंबर, यानी कि कह सकते हो क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपने डिफाइन किया ग्लूकोमा क्या होता है कि भाई अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जो ह्यूमर होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है ना। ये एक तरह का ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव डैमेज टू ऑप्टिक नर्व, पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है आंख के पीछे की होती है वो डैमेज होती है क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ रहा होता है। मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आईओपी बढ़ जाता है। और ये आपका एमसीक्यू हो गया कि भाई किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना, मतलब पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अंदर जो टर्म आ रखे हैं, ऑप्टिक नर्व, आईओपी, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए एज ए एमसीक्यू। ठीक है, धीरे धीरे हमारी नजर चली जाती है और परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये ड्रग जो यूज हो रहे हैं, सिंपल सी केस की क्लासिफिकेशन है, खेल खत्म। 3 नंबर में बस यही। अब अगर आप पेपर लिखने बैठेंगे, आपका पेपर आता है तो 6-7 लाइनों में खत्म हो जाएगा ये। हाँ, क्लासिफिकेशन अगर आपको टेबुलेट नहीं करनी है, आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, तो क्लासिफिकेशन में आप क्लासिफिकेशन लिख करके, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऐसे लिख करके उसमें पहला बीटा एड्रेनर्जिक डाल दिया, ठीक है, उसके एग्जांपल दे दिए, दूसरा अल्फा एड्रेनर्जिक डाल दिया, उसके एग्जांपल दे दिया। इस तरीके से भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, जो कि मैं लेटेस्ट जो हमारे लाइव क्लास वाले नोट्स हैं उसके अंदर जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है बातें? 1 मिनट, इसको जरा मैं साइलेंट कर दूं। ओके, ठीक है। तो मार्क्स का पेज नंबर से लेना देना कुछ नहीं है, आपको ये बात दिमाग में डाल लेनी है। मार्क्स का केवल क्या है, जो चीज पूछी गई है वो कंटेंट हमको पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से अल्फा एड्रेनर्जिक, बीटा ब्लॉकर, ये क्या काम करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर को कम कर देते हैं, उसका एग्जांपल दे दिए। अल्फा एड्रेनर्जिक ये एक्वस प्रोडक्शन को ये भी क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल दे दिए। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये अभी एमसीक्यू में पूछा गया था, ये इंक्रीज करते हैं आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ये हो गया आपका मोड ऑफ एक्शन बेटा। अगर एग्जाम में जहां मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा रहा है वहां पर आपको बस यही एक लाइन देनी है, कर क्या रहा है ये, ठीक है ना। उसका एग्जांपल हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, ये भी रिड्यूस कर रहा है एक्वस ह्यूमर को। देन मायोटिक्स हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिलियरी मसल्स को, जिससे कि जो ट्रेबेकुलर कैनाल होती है, मैशवर्क होता है, वो ओपन होता है और एक्वस ह्यूमर बाहर निकल पाता है। ठीक है, अब ये डिटेलिंग जो है, जो लेक्चर्स ले रखे हैं, पड़े हुए हैं ऐप के अंदर, वहां आपको मिल जाएगा डिटेलिंग देखने के लिए। डिटेल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप में जाना है। ऑब्वियस ही बात है, देखो इसमें आप लोग कहोगे सर ऐप में तो चीजें फ्री नहीं होंगी, आप या फ्री देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हो, अदरवाइज ऐप में जो नई क्लासेस आई हैं वहां पे जा सकते हो, मतलब जो भी आपकी चॉइस है। ठीक है, ऐप में जाना है तो वहां थोड़ा सा पेमेंट है, आपको 1100 रुपीज का देना पड़ेगा। तो डिटेल करने के लिए आपको उस चैप्टर में जाकर डिटेल करने के लिए, अब यहां से आपको एक आसानी ये हो जाएगी, मान लो कोई क्वेश्चन है उसको समझना है तो चैप्टर दे रखा है, आप डायरेक्ट उस चैप्टर में जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। राइट अ नोट ऑन सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स होते क्या है, डेफिनेशन आ गई उसकी। अब नोट का मतलब क्या हो गया, यहां पर डेफिनेशन 1 नंबर कवर हो गया। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये सिंथेटिक बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। सिंथेटिक है, इतना भी लिखोगे 1 नंबर मिल जाएगा। सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, बैक्टीरिया को रोकने वाले होते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, बैक्टीरिया की फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक देते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, बैक्टीरिया नीड फॉलिक एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो बैक्टीरिया खुद का डीएनए होता है उसकी सिंथेसिस के लिए हमें फॉलिक एसिड चाहिए होता है। सल्फोनामाइड क्या करता है, एनालॉग होता है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने यहां पर कोई चीज लिखी हुई है और किसी बच्चे के दिमाग में भ्रम है, सर ने तो एक्स्ट्रा दे दिया, बिल्कुल इस भ्रम से निकल जाना। क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो ये आपके सामने लाइव चल रहा है। मोड ऑफ एक्शन पूछा गया और किसी का अगर मैं मोड ऑफ एक्शन करवा रहा हूं तो वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप किस स्टेट से हो, किस यूनिवर्सिटी से हो, फर्क नहीं पड़ता, जो करवा रहा हूं उसको आपको पक्का करना है, श्योर करना है।
ठीक है, तो अब ये आपका एमसीक्यू है। पाबा, पाबा का फुल फॉर्म भी आ गया, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, वो पाबा के जैसे होते हैं जो कि हेल्प करता है इसके डीएनए सिंथेसिस में। दे कम्पिटिटली इनहिबिट फॉलिक एसिड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। क्लासिफिकेशन सिंपल है सल्फोनामाइड्स की, क्लासिफिकेशन दे दिया। डोज किसी एक या दो की आप दे सकते हो, डोज का मैं बता चुका हूं। कोई हाँ, इसमें कोट्राइमोक्साजोल, इसको लेकर के कुछ स्टेट्स में डायरेक्ट 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। कोट्राइमोक्साजोल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, जो पीवाईक्यू है उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहां डोज के अंदर स्पेशली मेंशन किया है द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमीथोप्रिम, ठीक है, एंड सल्फामेथॉक्साजोल इज कॉल्ड कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। तो कोट्राइमोक्साजोल जो है अडल्ट की डोज यहां लिख दी है मैंने, ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, कई स्टेट में 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देन सल्फाडाइजीन, उसका अडल्ट डोज दे रखी है, और सल्फा डाइऑक्सिन की दे दी है मैंने। यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दी है कि अगर आपको जो बच्चे लास्ट मोमेंट में तैयारी कर रहे हैं उनको दाएं बाएं सर्च ना करना पड़े, उसकी वजह से डायरेक्ट कर रखा है। जो बच्चे अपनी तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने याद कर रखा है डोज वगैरह को, आप उसी हिसाब से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए इंडिकेशन दे देंगे भैया कहां का इस्तेमाल होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फेक्शन जो होता है, साइनसाइटिस में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। देन सिजिलोसिस है, ट्रैवलर्स डायरिया है, जो घूमते फिरते डायरिया हो जाता है, मतलब घूमने फिरने वैसे उल्टा सीधा खा लेते हैं। देन टैक्सोप्लाज्मोसिस है, ये एक तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई से होता है। मलेरिया में इस्तेमाल करते हैं, नोकार्डियोसिस में इस्तेमाल करते हैं। तो कहां कहां इसका इस्तेमाल होता है कोट्राइमोक्स का, सल्फोनामाइड्स का। तो ये इंडिकेशन आप कोई भी दो दीजिए, शॉर्ट नोट है, तरीका समझिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं। डेफिनेशन 1 नंबर का हो गया, क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर की मान के चलिए और ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन हम यहां पे क्लासिफिकेशन को भी अगर 1 नंबर का मान ले तो डोज को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। एक इंडिकेशन लिखा, उसके 2 इंडिकेशन लिखे एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन 2 लिख दिए, खेल खत्म। नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप इतना करके आ रहे हो, नंबर कटने की गुंजाइश है ही नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सब्जेक्ट भी ऐसा है जहां आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। चलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, जिनको एलर्जी मतलब हाइपर सेंसिटिव हो जाती है बॉडी, बीपी भी बढ़ जाता है, एलर्जी हो जाती है। इन्फेंट्स हैं जो 2 महीने के नीचे, उनको नहीं देना चाहिए उनको, क्योंकि क्या होता है कैरेनिक्टरस नाम का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ब्रेन डैमेज होता है उसमें, ठीक है। तो वो डिटेल का थोड़ा सा दे दिया। कुछ बच्चे क्यूरियस होते हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए, तो उसका रीजन मैंने यहां दे दिया है। प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, अगेन वही है, बच्चों के अंदर प्लेसेंटा क्रॉस करके दवा पहुंच जाती है तो प्रॉब्लम करता है। लिवर डिजीज में नहीं करना चाहिए, सब ऑब्वियस ही बात है। हेपेटिक डिसफंक्शन जो भी आपका है वो और खराब हो जाता है। रीनल इंपेयरमेंट, किडनी का काम क्या है, दवा को बाहर निकालना, वो नहीं हो पाएगा तो बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है, ड्रग एक्यूमुलेट होगा और क्या कर सकता है, क्रिस्टल यूरिया और किडनी डैमेज, किडनी मतलब क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाता है किडनी के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी अगर है तो नहीं देना चाहिए। कोई भी 2 आप दे दोगे यहां पर, ठीक है। अब ये कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या है, तो ये जब अगर आप लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखी है तो ये बड़ा इजीली आप इसको रिकॉल कर लोगे। डिफाइन एंड क्लासिफाई हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव। देखो सीधा सीधा अब आप लोग कहोगे सर ये जो आप बोल रहे हो कि भाई डेफिनेशन जो शॉर्ट नोट होते हैं उसमें डेफिनेशन 1 नंबर का और क्लासिफिकेशन 2 नंबर का, हम कैसे मान ले, ऐसा कहीं मेंशन तो है नहीं, आप कह रहे हो। क्वेश्चन देखो यहां पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डिफाइन कर दो भाई और क्लासिफाई कर दो, इतना ही तो है। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो ये हम लोगों ने मतलब रिसर्च कर रखी है, जो प्रीवियस पेपर आ रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रखे हैं, डिफाइन क्लासिफाई, डिफाइन क्लासिफाई, डिफाइन क्लासिफाई, और वो 3 मार्क्स में आ रहे हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी जो है, यानी कि जो डिमांड है पेपर की, वो 3 मार्क्स में वो क्या है, डेफिनेशन राइट ए शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन आता है। तो उसमें डिमांड क्या है कि आप डेफिनेशन दीजिए और क्लासिफिकेशन दीजिए। बात समझ में आ रही है, डिफाइन डेफिनेशन दीजिए और क्लासिफिकेशन दीजिए, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी नॉलेज है उसकी और एग्जैक्ट चीजें पता है तो आप वो एक्स्ट्रा चीजें लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये सब चीजें ऐसी मनगढ़ंत नहीं है, हर चीज के ऊपर रिसर्च होकर हो रखी है। जब 2021 के बाद सिलेबस चेंज हुआ था तब पता नहीं था इतना ज्यादा, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग में थी कि कैसा क्या है करके, लेकिन लगातार जो अलग अलग स्टेट से पेपर आ रहे हैं, देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर, तो वहां से एक आइडिया लग गया है।
ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने कहा, डिफाइन कर दिया आपने, हिप्नोटिक और सेडेटिव को अलग अलग डिफाइन कर दोगे, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन कर दोगे, खत्म कहानी 3 नंबर में। अच्छा, क्या है हिप्नोटिक्स का मेन काम? क्या, हिप्नोटाइज हो जाता है इंसान, जगा हुआ है लेकिन हिप्नोटाइज हो गया। अगर हिप्नोसिस से अगर बात को समझने की कोशिश करें तो इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप, तो यहां पर क्या है, ये नींद के लिए है। और सेडेटिव क्या होता है? टू काम द पेशेंट एंड रिड्यूस एक्साइटमेंट, पेशेंट को शांत करने के लिए। सेडेशन का मतलब होता है ना जैसे कि नशे में हो जाना, अपने धुन में हो गया इंसान, तो ये आप बेसिकली ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, हाई डोज में इसको हम यूज करेंगे तो इंसान सो भी जाएगा अगर हाई डोज इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन, आप क्लासिफिकेशन आप लोग जैसे भी याद कर रहे हो समझ जाओ कि इसमें एक बेंजोडाइजिपिन है, नॉन बेंजोडाइजिपिन है और अदर हिप्नोटिक्स आते हैं, और साथ साथ में बार्बिट्यूरेट। तो 1 2 3 4 कैटेगरी है। अब बार्बिट्यूरेट में आपको लॉन्ग शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट बार्बिट्यूरेट लिख करके इसका एग्जाम्पल दे दें। क्या करें? बार्बिट्यूरेट लिख करके इसका एग्जाम्पल दे दो, फिनोबार्बिटोन एक ये दे दिया, थायोपेंटोन एक ये दे दिया, बस खत्म, एग्जाम्पल दे दिया, खत्म हो गया, ठीक है। आपको बेंजोडाइजिपिन्स में क्योंकि हमारे पास क्या है, इंडिकेशंस है, हिप्नोटिक्स के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, एंटी एंजाइटी के लिए इसको करेंगे, एंटी कन्वर्जेंट के लिए इसको करेंगे। ये मोटा मोटा है, फिर डॉक्टर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये नॉन बेंजोडाइजिपिन्स मतलब इफेक्ट यही लेके आएंगे, बट इसके अंदर डाइजिपिन रिंग नहीं होती है, ये कुछ अदर है। बात समझ में आ रही है? चलें आगे। तो मैंने लिख दिया बेंजोडाइजिपिन्स, इसका देखो मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पर वो भी कर रखा है, इनहैंस बढ़ा देते हैं गाबा। गाबा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, जैसे पीछे पाबा था, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या करता है? ब्रेन में पाया जाता है, प्रोड्यूसिंग कामिंग, स्लीप इंड्यूसिंग एंड एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर? नीचे एग्जांपल आ गया हमारे पास, आप इसको रीड कर लेंगे। बार्बिट्यूरेट में लॉन्ग शॉर्ट इस तरीके से भी मतलब आप लिख सकते हैं, अगर आप उस टैबलेट नहीं करना चाहते तो वो इसका मेन है। और मैंने हर किसी में उसका मेन जो फंक्शन है वो आपको मेन यहाँ पे लिख के दे दिया है, एज अ मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, एज अ मोड ऑफ एक्शन, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। जैसे क्या कर रहा है? प्रोलॉन्गिंग द ड्यूरेशन ऑफ गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। क्लोराइड चैनल लंबे समय तक खुला रहता है, तो जो ये है ये डिपोलराइज रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो डिपोलराइजेशन होगा तो सिग्नल नहीं जाएंगे और वो शांत हो जाएगा। अब ये डिपोलराइजेशन, सिग्नल नहीं जाएंगे, ये अगर आपको क्या न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन याद होगा तो आप मेरी बातें समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें जो बेटा देखो, ये फार्माकोलॉजी चीज ऐसी है, इसमें अगर मेरी बातें कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, इसका मतलब वो जस्ट अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप उसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। ये कुछ उसके एग्जांपल आ गए दूसरे। देन डिफाइन बायोअवेलेबिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। यही हमारा क्या है, टॉपिक भी था किसके अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक भी है कि भाई बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे? डिफाइन कर दोगे कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस यानी कि जो ड्रग या न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे हैं वो हमारे ब्लड में पहुंचता है। 100% हो जाता नहीं है, कुछ वेस्ट हो जाता है, कुछ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में निकल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रग विद 50% बायोअवेलेबिलिटी मींस हाफ ऑफ द डोज इज इफेक्टिवली यूटिलाइज। 50% बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, ये आपका एमसीक्यू पूछा जा सकता है। 50% का मतलब क्या, अगर 100 mg की डोज आप खा रहे हो तो वो सिर्फ 50% ही आपके बॉडी में पहुंचेगी, बाकी सब वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब फैक्टर्स को बेटा मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, इसको डिटेल में आप नोट्स में जो लेक्चर में डाले हुए हैं या उसमें यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर ऐप में जाकर के जो लाइव क्लास में लेक्चर ले रखे हैं वहां आप देख सकते हो। फैक्टर को डिटेल किया हुआ है कि ड्रग को लेकर के कौन कौन से फैक्टर है, कि वो सॉल्युबल है कि नहीं है, वाटर सॉल्युबल है अच्छा कि नहीं है, ठीक है। केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें, ऐसा तो नहीं पेट में जाकर के वो एसिड के द्वारा बर्बाद हो जाए, ठीक है। जैसे कि इंसुलिन हमेशा कैसे ली जाती है, इंजेक्शन के थ्रू ली जाती है, क्योंकि पेट में एसिड उसको खराब कर देता है। पार्टिकल साइज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, स्मॉलर पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, अगर कोई कंट्रोल रिलीज है ड्रग तो वो धीरे धीरे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी। आयोनाइजेशन कैसा है, ड्रग एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड, यानी कि आयोनाइज होगा तो वाटर सॉल्युबल है, नॉन आयोनाइज है तो लिपिड सॉल्युबल होता है। हेंडरसन हैसल बेल्च इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया था,
ठीक है, क्लास के अंदर ये बताता है कि ड्रग कितनी आयनाइज होगी। जो वीक एसिड होंगे एब्जॉर्ब बेटर इन एसिडिक स्टमक, ये पूरा डिस्कस किया था। जो वीक एसिड होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होते हैं, जो वीक बेस होते हैं वो इंटेस्टाइन में ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। अब यहाँ पे डिटेलिंग ये सब जो कर रखी है लेक्चर्स में आपको देखना पड़ेगा, वहाँ पे फुल डिटेल में दे रखा है। अच्छा, ये डिटेलिंग का सिर्फ एक ही वजह है कि अगर MCQ या किसी और तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको कर सको, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल फैक्टर आ गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में जाकर के कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, GI ट्रांजिट टाइम, पेट से कितना टाइम निकल रहा है उसे आगे बढ़ने में, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो बहुत देर में निकलेगी दवा और लंबा समय मिलेगा उसे इंटेस्टाइन में रहने का और ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है क्योंकि वहाँ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर डिजीज़ हो गई है जिससे कि इंटेस्टाइन का एरिया डिक्रीज कर गया है, जैसे कि कॉन्स डिजीज वगैरह है, तो फिर दवा का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। पेट कितनी जल्दी खाली हो रहा है, डायरिया वगैरह तो बहुत तेजी से पेट क्या खाली होगा। फैटी मील खा रखी है तो पेट बहुत लेट खाली होगा, तो लंबा समय मिल जाएगा दवा को एब्जॉर्ब होने के लिए। ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। आपने ड्रग कैसे दे रखी है, IV दिया है तो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओरल दिया है तो है ना, इसमें GI फैक्टर और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा। सबलिंगुअल दिया है जीभ के अंदर रख करके तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बच जाएगा। ये सब डिटेल में कर रखा है, यहाँ पे फटाफट मैंने जो है इसको आंसर के फॉर्मेट में तोड़ा हुआ है। फूड ड्रग का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ दवाइयाँ इंक्रीज कर देती हैं, कुछ डिक्रीज कर देंगी, मतलब कुछ खाना ऐसा होता है जो दवाई के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जैसे कि फैटी मील इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइपोफिलिक ड्रग्स, ठीक है। कैल्शियम रिच फूड बाइंड टेट्रासाइक्लिन रिड्यूसिंग बायो अवेलेबिलिटी, जो कैल्शियम रिच फूड है वो टेट्रासाइक्लिन से बंध जाते हैं और उसको एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये 2-3 सारे पॉइंट थे, आप 1-2 पॉइंट भी देंगे तब भी चलेगा। मैंने जो नोट्स में था उसको पूरा कॉपी पेस्ट मार के यहाँ पे आंसर में दे दिया है, मतलब पूरा फुल डिटेल। तो आपको डिटेल जाना है तो आपको नोट्स पे जाना पड़ेगा, बाद बाकी आंसर्स आपको देखना है केवल, तो आंसर्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। पेशेंट की एज, उसका जेनेटिक कैसा है, उसको बीमारी कौन सी है, जेंडर मेल फीमेल का फर्क पड़ता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन फैक्टर, एक्सीपिएंट, बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट्स आपने क्या यूज कर रखे हैं उस दवा के अंदर, एंट्री कोटिंग है कि नहीं है, प्रो ड्रग है या नॉर्मल ड्रग है, ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और पहला चैप्टर हमने जैसे वेटेज वाइज भी देखा था, काफी ज्यादा है तो नॉर्मल है, ये सब आता है करके, नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी है ये, तो उम्मीद है यहां पर इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए, अच्छा कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ज्यादा डिटेलिंग हो रही है, बोरियत लग रही है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्लासिफिकेशन एंड यूजेस। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर के हिसाब से उसने बोल दिया भाई क्लासिफिकेशन बता दो, यूज बता दो। यूज का मतलब क्या हो गया, इंडिकेशन। तो यहां पर हम डिवाइड कर सकते हैं भाई क्लासिफिकेशन को, या तो 2 नंबर का मान लें और इसको 1 नंबर का मान लें, या अपनी सहूलियत के लिए हम इसको 1.5 नंबर का मान लें और इसको 1.5 नंबर का मान लें। बट जैसा मैंने कहा, भले वो सिर्फ क्लासिफिकेशन और यूजेस बोल रहा है, आपको डेफिनेशन देनी है, ठीक है। शुरुआत आप किससे करोगे, डेफिनेशन से ही करोगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं उसको आप डिफाइन करोगे, जो ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइल कोलिन के एक्शन को, ठीक है। इसको हम मस्करेनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन दे देंगे आप। अब क्लासिफिकेशन यहां पे मैं पता है, जैसे मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन तो आ ही रहा है, क्लासिफिकेशन से आप नहीं बच पाएंगे, ठीक है। अब इंडिकेशन कहां कहां उसका इस्तेमाल है, तो यहां पर आप 2 नंबर के हिसाब से 4 पॉइंट दीजिएगा, 1.5 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट, ठीक है। यानी कि आप जब भी पॉइंट में देखते हैं, जैसे मान लो इंडिकेशन है, तो ये 1 पॉइंट आपका आधा नंबर का माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 पॉइंट आपका आधा नंबर का है, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा अगर आप 1 पॉइंट दे रहे हैं तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर। COPD, अस्थमा, ओवर एक्टिव ब्लडर, है ना, ब्लडर बहुत एक्टिव होता है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है। पार्किंसोनियन डिजीज है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे पहले दिया जाता है, या मोशन सिकनेस है तब दिया जाता है, ठीक है। अब अगेन क्या आ गया, नोट। नोट का मतलब डिफाइन करेंगे क्या है ब्रोंकोडायलेटर और क्लासिफाई कर देंगे, खेल खत्म। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या होते हैं, ड्रग दैट रिलैक्सेस द स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स होती है कहां की, खास करके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, उससे वो डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो एयरवेज होते हैं रास्ते खुल जाते हैं और इजीली जो हवा का फ्लो है वो बढ़ जाता है, तो सांस लेने में आसानी रहती है।
ये उसका क्लासिफिकेशन है, ये उसका इंडिकेशन दे देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन जैसे 1 2 3 4 5 दे रखे, आप केवल 2 दीजिए कि भैया अस्थमा पहला और सीओपीडी दूसरा, 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है ये, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कोई 2 दे दिए, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में नहीं देना है, ठीक है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में तो नहीं देना है, कोई भी 2 दे दो। रीजन भी मैंने यहाँ साथ में दे रखे हैं कि क्या कर देते हैं ये, ठीक है। जिन बच्चों ने शुरुआत से पूरा पढ़ रखा है उनको रीजन बिल्कुल समझ में आएगा कि ये बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, तो हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज हो जाती है, रिस्क ऑफ एरिथमिया, एरिथमिया होने के चांस हो जाते हैं, रिदम बिगड़ सकती है हार्ट की, ठीक है। डायबिटीज है तो नहीं देना, क्यों नहीं देना है मैंने उसका रीजन भी दे दिया है, क्योंकि केवल बोल दूं कि डायबिटीज में नहीं देना है तो आप एग्जाम में लिखने के पर्पज से तो लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हाइपरथायरॉयडिज्म है और डायबिटीज मेलाइटिस है, उसमें मत दो। बट खुद को समझने के लिए बहुत से बच्चे होते हैं कि सर थोड़ा सा रीजन ही पता चल जाए तो मजा आता है, तो वो रीजन दे रखा है साथ में, और याद हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्लियर है। हाइपर में क्या है, पेशेंट ऑलरेडी उसका सिंपैथेटिक सिस्टम क्या बड़ा हुआ है, बीटा 2 एगोनिस्ट दे दोगे तो हार्ट रेट और ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ट्रिमर्स कपकपी आ सकती है और टैकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस में ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस को, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल और बढ़ सकता है। ग्लूकोमा में एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक्स इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड में इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ठीक है। क्लियर है बातें। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ डायरेक्ट पढ़ने में आ रही हैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन में, ये उन बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा जो पूरा डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से, सारे लेक्चर्स मेरे जिन्होंने अटेंड कर रखे हैं। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी यानी कि जिसको प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, और सीजर डिसऑर्डर जिसको सीजर्स आते हैं, दौरे वगैरह पड़ते हैं। क्लासिफाइड डाययूरेटिक, राइट द, अब देखो ये यहां पर एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आता है कई बार, राइट द फार्माकोलॉजी। ये फार्माकोलॉजी का मतलब भी और कुछ नहीं है, फार्माकोलॉजी का मतलब है राइट ए शॉर्ट नोट और आगे जो वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि लूप डाययूरेटिक इसको डिफाइन कर दोगे, उसका क्लासिफिकेशन दे दोगे। कभी आता है, कई बार क्वेश्चन इतना ही आता है, राइट द फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में वही सब आएगा, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट्स इट। तो डाययूरेटिक है, हमने तो डाययूरेटिक्स होते क्या है वो पहले बता दिया कि भैया ऐसी दवाइयां हैं जो यूरिन के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ये उसके बहुत सारे एग्जांपल है। इसी डाययूरेटिक्स में जो पहला वाला पॉइंट है हाई सीलिंग वाले, यही हमारे होते हैं लूप डाययूरेटिक। अब लूप डाययूरेटिक को डिटेल में समझने के लिए आप कहोगे सर यहां तो ऐसा लिखा नहीं है, ठीक है, ठीक है। लूप डाययूरेटिक को डिटेल में समझने के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी डाययूरेटिक्स, वहां पे बहुत डिटेल में समझाया है मैंने इसको, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरुआत से, उनको चीजें क्लियर हो रही होंगी, तो कोई बात नहीं। इनको क्यों लूप डाययूरेटिक कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मिल जाएगा। फिलहाल हम आगे आते हैं। तो लूप डाययूरेटिक के नाम से बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो गए कि अब करें क्या इसमें, तो फिलहाल समझो यहां पर क्या है, मैंने बता दिया। फार्माकोलॉजी ऑफ लूप डाययूरेटिक, लूप डाययूरेटिक्स होते क्या है, पावरफुल डाययूरेटिक होते हैं जो एक्ट करते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनली। ये इसका मेन आंसर था कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली है, अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन जो मैंने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बड़ा डिटेल में बड़े प्यार से समझाया था, बच्चों को बड़ा पसंद आया था वाला लेक्चर कि सर मजा आ गया समझ के उसे, तो किस तरीके से सोडियम वगैरह अंदर बाहर जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली होती है, वहां पर जो सोडियम पोटेशियम सीएल का जो को ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है, डिटेल में समझाया हुआ है मैंने, ये इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्क्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, सोडियम बाहर नहीं निकल पाता है और ये सब अंदर ही अंदर रहता है और फिर वो मैक्सिमम पानी को लेकर के बाहर निकलता है। इसके पीछे पीछे पानी भी आता है, वो पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके लिए आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ आप इतना समझिए जो लूप डाययूरेटिक होते हैं, कौन से लूप का मतलब क्या, हेनलीज लूप। चलो, एक ही लूप पाया जाता है हमारा नेफ्रॉन के अंदर, इसको हम हेनलीज लूप कहते हैं। तो ये कहां एक्ट करते हैं, हेनलीज लूप में एक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम सीएल को ट्रांसपोर्टर को, यानी कि इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम सीएल को ट्रांसपोर्टर। ये 3 मेडिसिन आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब मैकेनिज्म थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भाई ये इसको रोक दे रहे हैं, इससे क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। जब इसका रीअब्जॉर्प्शन यानी कि वापस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही बॉडी, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या सोडियम, पानी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ज्यादा मात्रा में यूरिन बन के बाहर निकलता रहता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो देखो वही वाली सारी चीजें आ गई।
लूप डायरेटिक के अंदर। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होता है, वो दवाई को लेकर हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया हमने। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात कर लेंगे भाई, किडनी के ऊपर क्या असर डाल रहा है, हमारे हार्ट के ऊपर क्या असर डाल रहा है। तो जो फार्माकोलॉजी है उसके अंदर आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन को डाल सकते हो। मार्क्ड इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, लिखने का पैटर्न जैसा लिखा है पॉइंट वाइज बिल्कुल आपको ऐसा ही लिखना है एग्जाम में अच्छे नंबरों के लिए, ठीक है। ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्रीलोड यानी कि पल्मोनरी एडिमा वगैरह होता है तो प्रीलोड डिक्रीज कर जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। थेरेपेटिक यूज या फिर कह लो क्या इंडिकेशन, ठीक है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, अब जो बीमारियां आपको इजीली लग रहा है कि हाँ ये मेरे समझ में आती हैं, CHF ले लिया, हाइपरटेंशन ले लिया, हाइपरकैल्सीमिया ले लिया, एक्यूट रीनल फेलियर ले लिया, जो बीमारियां इजीली समझ में आती है आप वो बीमारियां लिख देंगे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट, देन कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी था, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, जो हमारे सिलेबस का है कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन आप कहोगे सर केवल इसी वैरायटी का हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका कैसे लिखें, कोई बात नहीं, आपको जनरल पता है कॉन्ट्राइंडिकेशन जो याद करके गए हो वो लिख देना, ठीक है। अगर पर्टिकुलर इसका पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, इसका याद नहीं, जर्नल याद करके गए थे, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन वो जर्नल वाला ही लिख दोगे, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो बात समझ में आ गई होगी। नोट ऑन हीमेटेनिक एजेंट, लो डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, खेल खत्म। हीमेटेनिक एजेंट, इससे सिंपल कोई चीज नहीं मिलेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन पढ़ के भी जा रहे हैं तो ये फार्माकोलॉजी से कि नंबर नहीं आएंगे, डर तो निकाल दीजिए आप लोग। हीमेटेनिक क्या होते हैं, जो हमारे ब्लड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सिंपल खत्म, ठीक है। अभी डिटेल मैंने वो लिख देता हूं, वरना अदरवाइज आप इतना भी लिख के आएंगे नंबर पूरे मिलेंगे। क्लासिफिकेशन में आयरन प्रिपरेशन में ओरल आयरन, पेरेंटल आयरन है, देन फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है। इंडिकेशन दे दोगे इसका, वैसे तो नोट है, डेफिनेशन क्लासिफिकेशन में खत्म होना चाहिए। इंडिकेशन 2 दे दिए, 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन दे दिए। क्लियर है बातें, बात क्लियर है, आ रही है समझ में, ठीक है। अब यहां पे कुछ बहुत ज्यादा डिटेल समझाने वाली बात नहीं है, आप कोई भी एक 2 पॉइंट आप दे सकते हो। डायबिटीज मेलाइटिस, अब ये बड़े कॉमन सी टॉपिक है, ठीक है, आप लोग पढ़ते ही हो इसको, यहां पे पढ़ा होगा, यहां नहीं पढ़ा होगा तो फार्माकोथेरापेटिक्स में पढ़ा होगा। डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है। अब खुद देख लो क्या कह रहा है ये भैया हम इसका 1 नंबर देंगे, क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्या होता है उसका बताओगे तो 1 नंबर देंगे, क्लासिफाई कर दोगे तो हम उसको 2 नंबर देंगे, हो गया 3 नंबर। तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें लगातार हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। इसको आप अपनी भाषा में लिख दो कि व्हेन है ना, कुछ बच्चे, उनमें उस भाषा की बात करना चाह रहा हूं जब बच्चा सिर्फ पता होता था डायबिटीज है यानी कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इतना ही पता है, तो अपनी भाषा में लिख दो, हिंदी में लिख दो तो हिंदी में लिख दो, अदरवाइज इंग्लिश में लिख दो कि व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूअसली इंक्रीज्ड इन द ब्लड। इस तरह एक नॉर्मल भाषा बता रहा हूं, जो लोगों को बड़े दिक्कत सा होता है उसकी तरह से ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो सकता है या इंसुलिन का एक्शन में डिफेक्ट आ सकता है, या दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा डिफाइन करो। डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन, मैं आंसर दे रहा हूं पूरा पूरा, तो जो मेरे नोट्स वाला है उसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ आंसर में डाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो मेरी भाषा है वो एज ए टीचर है, आप बच्चों की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन आपका जो मीनिंग है वो एग्जैक्ट होना चाहिए कि हाँ आप ये बताना चाह रहे हैं। क्लासिफिकेशन आ गया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये क्लासिफिकेशन हो गया, खेल खत्म हो गया। बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की, चले। अब देखो मैंने कहा ना कि पढ़ रहे हो तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। व्हाट इज हाइपरटेंशन, अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डेफिनेशन आप 1 नंबर ले गया, ये क्लासिफाई ये 2 नंबर, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अब कितना होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये 2 नंबर, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कह नहीं सकते, आपको पता है ना, मैं यहाँ पे तोड़ रहा हूं, बट जो बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे हैं उसके हिसाब से इसको ब्रेक किया हुआ मैंने। क्वेश्चन आपका ब्रेक करके आ रहा है, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पन्ने कैसे भर सकते हो, इसका सवाल का जवाब दो मेरे को, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। डेफिनेशन खत्म कर दिया भाई, हाइपरटेंशन लगातार क्या है, बीपी बढ़ा रहता है, यानी कि
अच्छा, जो लिखने का जो टेक्निकल टर्म है उसमें हम कहते हैं कि जो आर्टरियल ब्लड प्रेशर है परसिस्टेंटली एलिवेटेड अबव नॉर्मल लेवल। आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ा हुआ है नॉर्मल लेवल से। नॉर्मल लेवल हमारा 120-80 होता है, तो कितना होगा हाई? अगर 140 के ऊपर है कौन सा सिस्टोलिक, और 90 के ऊपर बना रहे डायस्टोलिक, लगातार कमी ना आए इससे, तो हम उसको कहते हैं कि बीपी हो गया उसको। ठीक है, अब क्लासिफाई, तो भाई यहाँ पे क्लासिफिकेशन बहुत लंबी चौड़ी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की 1 और 2 करके। आप जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पर डायूरेटिक्स, अब देखो ध्यान से, डायूरेटिक्स है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे डायूरेटिक के नीचे 2 एग्जाम्पल दे दो, इसके नीचे 2 एग्जाम्पल दे दो, इसके नीचे 2 एग्जाम्पल दे दो, सिंपल कर लो। इसके नीचे 2 एग्जाम्पल दे दो, इसके नीचे 2 एग्जाम्पल दे दो, क्लासिफिकेशन ऐसे भी ओके हो जाएगी। हर किसी को आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे अच्छे से याद कर चुके हैं, जिनकी मेमोरी कैपेसिटी अच्छी है, जो लगे हुए हैं पर डे 7-8 घंटे में पूरा करने में, मैं फिर कहता हूं हमेशा, जो बच्चा डिटेल में लिखने की कैपेबिलिटी रखता है वो पूरा डिटेल में लिखे। और जो मैं बताता हूं नहीं इतना भी लिख दो, इतना कर दो, पास हो जाएगा, ये उन बच्चों के लिए है जो लास्ट मोमेंट में सिर्फ प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि बस पास हो जाएगी इस तरीके से। तो जो तरीके बताता हूं कि इतना लिख दोगे चल जाएगा, ये उनके लिए होता है। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं है। मेन टारगेट क्या है हमारा, जो सबसे जो वीक बच्चा है ना वो भी पास हो जाए, क्योंकि दिमाग से कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है। समय के अभाव में या किसी ना किसी कारण की वजह से वो पढ़ नहीं पाया बच्चा, तो अब लास्ट मोमेंट पे आ चुका है, तो हमारा प्राइम टारगेट क्या है, हर बच्चा पास हो, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अच्छा स्कोर आए। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो ACE इनहिबिटर्स हैं। अब यहां पर कुछ नहीं, अगर आपको ACE का मैकेनिज्म अगर याद होगा, ठीक है, क्या होता है ACE इनहिबिटर, पूरा जो मैकेनिज्म होता है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर आर ड्रग्स दैट लोअर बीपी बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। पूरा मैकेनिज्म था, रेनिन निकलता है, 1 एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, 2 में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाके एक्ट करता है। पूरा मैकेनिज्म था हमारे पास फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो बस वही मैकेनिज्म अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप इतना भी लिख के आ जाएंगे तब भी चल जाएगा। बट थोड़ा सा मैंने, क्योंकि आया हुआ है तो थोड़ा डिटेल कर दिया मैंने इसको यहां पर, और अगर ये आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट हो सकता है। ठीक, चलिए, इफेक्ट क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज्ड एंजियोटेंसिन 2। अब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि एंजाइम ने रोक दिया। ठीक है, तो जब ये डिक्रीज हो गया है तो इसका क्या क्या इफेक्ट आएगा, वैसोडाइलेशन ऑकर एज एंजियोटेंसिन 2। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इससे कि बीपी बढ़ता है। तो अब ये है ही नहीं, कम हो रहा है या बन ही नहीं रहा है, तो वैसोडाइलेशन हो जाएगा, बीपी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन एज एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका एक काम और होता है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये है ही नहीं तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन हमारा डिक्रीज होगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा क्योंकि पानी कम हो रहा है बॉडी के अंदर, और अल्टीमेटली हमारा बीपी डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा, ACE आल्सो ब्रेक डाउन ब्रैडिकाइनिन। ये वाला मैकेनिज्म कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि भाई जो ACE होते हैं ना वो एक काम और करते हैं, ब्रैडिकाइनिन यानी कि जो कि एक वैसोडाइलेटर है, ठीक है ना, उसको तोड़ते हैं। ACE इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम अगर ये रुक ही गया तो जो वैसोडाइलेट करते हैं जो ब्रैडिकाइनिन, ये ब्रेक होना बंद हो जाएंगे, यानी कि इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे ब्लड वेसल ज्यादा डायलेट होंगे, बीपी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बीपी लो करने में काम में आते हैं। बात समझ में आई? तो ये दो तो आप नॉर्मली आंसर दे सकते हो, हमारे मैकेनिज्म में पढ़ रखा हमने। ये चीज थोड़ी सी यूनिक थी, अलग थी। व्हाट आर लोकल एनेस्थेटिक, सिंपल डिफाइन कर दोगे, डेफिनेशन 1 नंबर, क्लासिफाई एंड ये 2 नंबर, मैकेनिज्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ये 2 नंबर। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं चलो ठीक है आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ के नहीं गए हो तो 2-2 नंबर तो कटेंगे आपके ना, वो बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए मोड ऑफ एक्शन पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। एक वो पढ़ाते हुए टीचर ने 1 या 2 लाइनें जो बता दिया होगा ना मोटा मोटा, बस वही 1 या 2 लाइन लिख करके आनी है। ठीक है, जो कि मैंने भी अपने लेक्चर्स में कवर किया हुआ है।
डेफिनेशन, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर ड्रग दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। रिवर्सिबल लॉस यानी कि सेंसेशन जाएगा और फिर वापस आ जाएगा बिना हम लोग बेहोश हुए, है ना, इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम बेहोश नहीं होंगे, केवल पर्टिकुलर किसी एरिया है वहां पर हमारे सेंस चले जाते हैं। ये इसका आ गया क्लासिफिकेशन। मैकेनिज्म क्या है, अगर ये अच्छा ये जो मैकेनिज्म है ना ये समझना बड़ा आसान है। अगर आपको न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन की भाई किस तरीके से हमारे पास प्लस प्लस होते थे और ये माइनस माइनस होते थे, सिग्नल आगे जाता था, अगर ये आपको क्लियर होगा तो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये होना क्या है, न्यूरॉन है ना यहीं पर ये ब्लॉक कर दिया जाता है, ये सिग्नल आगे नहीं जाते हैं तो पेन का असर नहीं होता है, ब्लॉक कर देते हैं। वोल्टेज क्रिएटेड सोडियम चैनल्स, यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, नर्व इंपल्स रुक जाता है जिसके किसी सेंसेशन हमारा जो है वो लॉस हो जाता है, यानी कि अब हम किसी चीज को सेंस नहीं कर पा रहे। क्लियर है, क्लियर है। ये बहुत इजी लगेगा अगर न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन आपको आता होगा तो। व्हाट इज कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होती है, डेफिनेशन दे दिया 1 नंबर, क्लासिफिकेशन। अब लो क्लासिफिकेशन, राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, ये 4 नंबर का हो गया एक तरह से इस बार आपका, ठीक है। अब एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बट मेरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि ये मैंने आपको इवन फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी दे रखा है। तो एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन है केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से, मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से, इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया के हिसाब से। ये आपको जस्ट एज इट इज रट करके याद करके चले जाना है और आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स में सब गिवन है, ये डिटेल में दे रखा है, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा मैं, फटाफट चलते हैं आगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ये यहाँ पे आपको मेन चीज जो समझनी है क्या, जो पढ़ा दिया उससे बाहर मान लेते हैं चलो 80 मार्क्स का पेपर है, उससे बाहर 10 नंबर का अगर आ भी जाता है, अगर वो 10 नंबर का 3 और 5 नंबर में आ रहा है तो वो चीजें आपके ऑप्शन में निकल सकती हैं, यानी कि हम मान सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नहीं आ रहा है, बाद बाकी सारी चीजें नोट्स में अवेलेबल है, सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, ये खत्म हो गया बस। अब इसमें बताओ 5 नंबर में पेज तो भरने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ओके, व्हाट इज पेप्टिक अल्सर, अगेन डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, ब्रेक और इरोजन इन द म्यूकोसल लाइनिंग, हमारे पेट के जो म्यूकोसा होता है ना उसकी लाइनिंग, उसकी जो परत होती है उसमें ब्रेक हो जाता है, टूट जाती है वो, जिसकी वजह से कोई भी चीज खाते हैं तो डायरेक्ट हमारे अंदर की जो लेयर्स होती हैं उनमें टच करता है वो, ठीक है। क्यों हो जाता है, कॉज्ड बाय द कोरोसिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज्यादा निकलता है, पेप्सिन, उसकी वजह से ये खराब हो जाती है। क्लासिफाई एंटी अल्सर ड्रग्स, लो भाई ये आ गया आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और ये आ गया 3 नंबर। अब ये जिस 2 नंबर, अब ये जिस स्टेट का ही पेपर है, मुझे नहीं पता किस स्टेट का पेपर है, बट उसमें लास्ट में मेरे ख्याल से 5-5 नंबर वाले में हर किसी में 2-2 नंबर पूछा गया, तो लगभग 10 नंबर हम मान सकते हैं मोड ऑफ एक्शन का आ गया है। तो इसी वजह से अब जो लाइव क्लास के जो नोट्स और लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, उनमें मैंने मोड ऑफ एक्शन देना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि और 2 नंबर के हिसाब से 2 ही लाइन लिखनी है, मेन पॉइंट बताना आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये आपको एज इट इज याद करना है। मोड ऑफ एक्शन सिंपल है, जो एसिड सिक्रेशन होता है किससे होता है, H+K ATPase एंजाइम, इसको डिटेल किया हुआ है मैंने लेक्चर के अंदर, वहां पे भी जाके देख सकते हैं आप लोग। ये प्रोटॉन पंप होता है जो कि हमारे स्टमक की लाइनिंग, जो स्टमक की परत होती है, और वहां पर क्या पाए जाते हैं, पैराइटल सेल्स। देखो अगर किसी चीज को मैंने डिटेल किया हुआ है तो वो आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है, वो पूछ लेगा कि भाई बताओ कौन से सेल्स, तो पैराइटल सेल्स में पाए जाते हैं यानी प्रोटॉन पंप। जो पीपीआई है, ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारी प्रो ड्रग है, मतलब बॉडी के अंदर जाकर के ये कन्वर्ट होती है किसी दूसरे ड्रग्स में, दे बिकम एक्टिवेटेड इन द एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है स्टमक के अंदर, वहां पे जाकर के ये अपने ओरिजिनल एपीआई में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो एक्टिवेट हो जाती है ड्रग हमारी, वो बाइंड होती है इरिवर्सिबली, यानी परमानेंट बन जाती है किससे, प्रोटॉन पंप से, और ब्लॉक कर देती है। उसका जो फाइनल स्टेप होता है एसिड सिक्रीशन का, यानी कि H+ को स्टमक में डालने का। और वो पूरा मैकेनिज्म डिटेल में मैंने लेक्चर जब लिया था तब बताया था आप लोगों को। फिलहाल या तो उसको डिटेल देखना तो वहां जा सकते हो लेक्चर के पास, अदरवाइज सिंपल समझो, ये जो प्रोटॉन पंप इसमें H+ होता है, ये जो पैराइटल सेल्स हैं ये स्टमक के अंदर छोड़ते हैं, जिससे कि स्टमक का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे इसको अगर सिंपल भाषा में समझाएंगे तो क्या बोलेंगे कि जो ये हमारी दवाइयां हैं ये प्रोटॉन पंप से बंध जाती हैं, और प्रोटॉन पंप में बंधने की वजह से प्रोटॉन्स को स्टमक में छोड़ना ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है,
डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, अब एसिड नहीं आ रहा बाहर, वो कम हो गया। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, इसका काफी लंबा इफेक्ट होता है 24 से 48 घंटे। और अल्सर हीलिंग, अब जो बीच में लाइनिंग ब्रेक्स हो गई हैं और लगातार एसिड निकलने की वजह से वो जो ब्रेक्स हील नहीं कर पा रहे थे, अब वो इजीली क्या कर पा रहे हैं, हील कर पा रहे हैं, भर पा रहे हैं। ठीक है। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? क्लासिफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। सिंपल, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स यानी कि 2 नंबर। ठीक है, अब नाइट्रेट्स हमारे पास ये आ गया। अब आप कहोगे सर हमने अलग से तो नहीं पढ़ा, हम तो पूरा एंटी एंजाइनल का पढ़ के गए हैं। तो आप पूरा एंटी एंजाइनल को जो पढ़ के गए हैं उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रेट्स को तो डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते हैं, चेस्ट पेन में काम आते हैं, कैसे करते हैं, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं जिससे कि वहां पे हमारा जो ब्लड सप्लाई वगैरह प्रॉपर हो पाती है। ठीक है, कार्डियक वर्कलोड कम हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल, आप दे सकते हो इसका, अगर आप लोग पढ़ के गए हैं, नहीं पढ़ के गए तो छोड़ सकते हो, कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, नाइट्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको यहां मेंशन किया है, अदरवाइज मैं इसको मेंशन नहीं करता फार्माकोलॉजी में। ठीक है, अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, वैसोडाइलेशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, खेल खत्म। ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा, बीपी कम कर रहा है, कार्डियक वर्कलोड कम हो जाएगा। इंडिकेशन एंजाइना में, ठीक है, हार्ट फेलियर में काम आ रहा है। कॉन्ट्राइंडिकेशन हाइपोटेंशन, अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो बहुत सोच समझ के देनी है। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, क्लासिफाई, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स वाले डायरेक्ट है। क्लासिफाई एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, अब क्लासिफाई जब करोगे नो डाउट सबसे पहले क्या करोगे, डिफाइन करोगे, देन क्लासिफाई। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन 2.5 नंबर की है और ये 2.5 नंबर की है। ठीक है, अब अल्काइलेटिंग एजेंट इसमें बड़ा दे रखा है, अल्काइलेटिंग एजेंट का पूरा ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब बस बता दे रहा हूं मैं फटाफट। देन फार्माकोलॉजी में डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट दे दोगे, देना है, नहीं पढ़ के गए तो उसको छोड़ दोगे, थेरेपेटिक इफेक्ट और बाद में कॉन्ट्राइंडिकेशन डाल सकते हो। ये जो थेरेपेटिक इफेक्ट अगर आपको कॉमन अल्काइलेटिंग एजेंट के याद नहीं तो जर्नल पढ़ के गए हो इस एंटी कैंसर ड्रग्स के, अब वो लिख दीजिए जर्नल वाले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आ गए हैं उनको तो आप पक्का पढ़ के जाइए। बाद बाकी जो तरीका बता रहा हूं कि अगर कोई चीज नहीं आ जाती है तो जर्नल लिख के आइए। फिर व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 मार्क्स। एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये 4 नंबर का। कितना सिंपल है। एक बार आप क्वेश्चन सारा पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करिए। हो सकता है अब ये सिंपल लग रहा है आपको तो पहले आप इसको कर दो, कोई बीच में एक है उसको छोड़ दो। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है वो डिफाइन किया, फैक्टर्स पूरा डिटेल कर रखी है हमने अपनी दोनों क्लास की, यूट्यूब वाली क्लासेस हैं, लाइव क्लास है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स आप यहां पर बता देंगे बेटा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसके नोट्स वगैरह जो है वो सारे आपको कहां मिलने वाले हैं, दिस ऐप के अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज है तो मुझको जो मेरा नंबर है उस पर कॉल कर ले या व्हाट्सएप कर ले। बाद बाकी इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो PYQ सीरीज है, कम से कम मिनिमम 5 पेपर, और अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसके स्टेट्स के पेपर सॉल्व हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसको बाकायदा यहाँ पे सॉल्व करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट।